अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान हबीब और आज आपके लिए जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और पीओएच कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। और उस इक्वेशन का एक ख़ास नाम है दैट इज़ नोन एज हेंडरसन-हासल-बाल्च इक्वेशन। कोई भी एसिडिक बफर लेते हैं, वीक एसिड और उसका साल्ट लेना है। वीक एसिड लेट्स सपोज करो हमारे पास है CH3COOH और उसका साल्ट है CH3COON है। अब जो एसिटिक एसिड है हमारे पास ये तो वीक एसिड है, इसलिए डबल एरो से रिप्रेजेंटेशन देंगे और यहाँ पर एसीटेट आयन की प्रोडक्शन होगी और साथ में हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होगी। अब ये जो साल्ट है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या करेगा 100% आयोनाइज होगा और 100% आयोनाइज होने के बाद CH3COO नेगेटिव और सोडियम आयंस की फार्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पर एसीटेट आयन साल्ट भी दे रहा है और वीक एसिड भी एसीटेट आयन दे रहा है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो वीक एसिड से एसीटेट आयन आ रहे हैं, जो साल्ट से एसीटेट आयन आ रहे हैं, उनके मुकाबले में उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। हो सकता है कि हम ये जो वीक एसिड से एसीटेट आयन आ रहे हैं इनको क्या कर लें, इग्नोर कर लें। क्या कर लें? इग्नोर कर लें। अब देखो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन और ये भी इक्विलिब्रियम पर है, तो जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जब हम KC लिखते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट किधर होता है, नीचे होता है। यहाँ पर वाटर में आयोनाइजेशन करवाई गई है। अब देखो तो वाटर में आयोनाइजेशन जब करवाई है तो प्रोडक्ट CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड COOH। यहाँ पर क्या होगा साथ में वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, वाटर में आयोनाइज किया गया इसे। अब देखो वाटर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो KC मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्योर वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो ये जो दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो एक और कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम Ka बोलते हैं। तो Ka क्या होता है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड। तो लिख दें यहाँ पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने Ka की रेशियो लिख ली। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक साइड पे छोड़ना है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे लेके आना है। देखो यहाँ पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म CH3COOH डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके Ka के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो Ka के साथ इस साइड पर आकर CH3COOH की कंसंट्रेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी। अब उस साइड पे क्या बाकी बचेगा, उस साइड पे बाकी बचेगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से आगे इसको मज़ीद प्रोसीड कर रहे हैं। इक्वेशन के दोनों साइडों पर लॉग ले लो। जब इक्वेशन के दोनों साइडों पर लॉग लिखोगे तो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बल्कि नेगेटिव लॉग से इक्वेशन दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर भी नेगेटिव लॉग लिखें, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन तो पीएच के बराबर होती है,
तो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेटाइन। अब देखो यहाँ पर pH बराबर हो जाएगी, pH बराबर हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, किस चीज़ के बराबर होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए बराबर होता है पी के ए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब के ए का नेगेटिव लॉग लोगे तो किसी भी टर्म के साथ नेगेटिव लॉग आता है तो नेगेटिव लॉग की जगह हम पी का वर्ड यूज़ करते हैं, पी का लेटर यूज़ करते हैं। अब देखो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पे गौर करना, pH किस चीज़ के बराबर होगी, pH बराबर हो जाएगी पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, देखो ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड की कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय, आप लोगों ने देखा होगा कि इस इक्वेशन में हम ये जो कंजुगेट बेस है, इस कंजुगेट बेस की जगह हम साल्ट की कंसंट्रेशन पुट करते हैं। अब साल्ट की कंसंट्रेशन क्यों पुट करते हो, साल्ट की कंसंट्रेशन इस वजह से पुट करते हो कि ये जो एसीटेट आयंस होते हैं ये एसिड से भी आ रहे होते हैं और ये साल्ट से भी आ रहे होते हैं। जो एसिड से आ रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि उनको हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो बाकी जो कंसिडर करते हैं हम एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, वो साल्ट वाले एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हैं। देखो अगर लेट्स सपोज करो इसका 1 मोल पड़ा हुआ है, कितने मोल पड़े हुए हैं, 1 मोल, तो डेफिनेटली इस साल्ट का भी कितना आयोनाइज फॉर्म पड़ी होगी, 1 मोल पड़ी होगी। यानी जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है वही साल्ट की कंसंट्रेशन भी होगी, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 3 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे। इस वजह से हम ये जो कंजुगेट बेस है या एसीटेट आयन है इसकी कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट करते हैं, साल्ट की कंसंट्रेशन पुट करते हैं, क्योंकि कंजुगेट बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि जो साल्ट है आपके सामने वो 100% आयोनाइज होता है, इस वजह से हम कंजुगेट बेस की जगह साल्ट की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं। अब देखो आपके सामने इस तरह क्वेश्चन बना सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन। हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च, अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन है, तो आपको ऑप्शन दिया जी pH इज इक्वल टू पी के माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। फिर आपको ऑप्शन बी दे सकता है pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। फिर आपको सी ऑप्शन में दे सकता है कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन है। किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। ठीक है, एसिडिक बफर के लिए इन चारों इक्वेशंस की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम बेसिक बफर की तरफ जा रहे हैं। बेसिक बफर क्या होता है, वीक बेस और उसका साल्ट होता है। देखो वीक बेस क्या है, NH4OH वीक बेस, अब इसका साल्ट है NH4Cl। देखो जब इस वीक बेस को आयोनाइज करवाओगे तो आपके पास NH4+ और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन होगी, तो NH4+1 साथ में हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था या वीक बेस थी। अब ये जो साल्ट है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो 100% आयोनाइज होगा।
तो फिर 100% आयोनाइज होगा तो इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करो और NH4+1 और साथ में क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन कर दो। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पर है, तो जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो हम उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक Kc आप लिखते हो, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? NH4OH। अब देखो इस बेस को आपने वाटर में आयोनाइज करवाया है, तो यहाँ पर आप वाटर की कंसंट्रेशन को भी मेंशन कर लो, क्योंकि वाटर के साथ NH4OH का रिएक्शन हुआ है और डिजॉल्व किया है, आयोनाइज करवाया आप लोगों ने। अब देखो Kc, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइड हो रही है, तो आप Kc के साथ क्या करो, वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो इस साइड पे क्या बचेगा? NH4+1 साथ में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? बेस के केस में, तो ये बराबर हो जाएगा Kb के। ओके, अब Kb के बराबर होने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन के साइड पे आपके पास है NH4+1 साथ में लिख लो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। अब देखो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को एक साइड पे छोड़ दो। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को एक साइड पे जब छोड़ा तो यहाँ पर NH4OH डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, Kb के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर NH4+1 आइंस यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएंगे, तो आप इसकी कंसंट्रेशन लिख लेते हो। अब देखो मजीद इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन के दोनों साइडों पर लॉग से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb into concentration of NH4OH divided by NH4+1। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बराबर होती है POH के। अब नेगेटिव लॉग ऑफ Kb बराबर हो जाएगा PKb, क्योंकि नेगेटिव लॉग की जगह हम P यूज़ करेंगे और यहाँ पर बल्कि इसको एक स्टेप और देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि नेगेटिव लॉग ऑफ, मैथमेटिक का रूल है ना कि जब नेगेटिव लॉग के साथ दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन दोनों के साथ अलग अलग करके नेगेटिव लॉग लिखोगे, दरमियान में प्लस लिखोगे। देखो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ वीक बेस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4+1 कंसंट्रेशन। अब देखो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb किस चीज़ के बराबर होती है? ये होता है PKb नेगेटिव लॉग ऑफ। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या है आपके पास? कंसंट्रेशन ऑफ बेस है आपके पास है NH4+1। देखो PKb नेगेटिव लॉग। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन हेंडरसन-हेसल-बाल्च इक्वेशन है। अगर वो आपके सामने इस तरह क्वेश्चन बना देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेंडरसन-हेसल-बाल्च इक्वेशन, तो आप इस इक्वेशन को भी लगाओगे कि ये इक्वेशन हेंडरसन-हेसल-बाल्च इक्वेशन है। आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ, उल्टा दो इसको, यहाँ पर आएगा NH4+1 ओके डिवाइडेड बाय NH4OH। इसी तरह आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो POH इज इक्वल टू PKb
बल्कि इसको लिख लो नेगेटिव लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ देखो अब यहाँ पर NH4+1 क्या है, यहाँ पे देखो NH4+1 की जगह मैं लिख रहा हूँ साल्ट। क्या लिख रहा हूँ? साल्ट। अब मैंने इसकी जगह साल्ट क्यों लिखा? साल्ट इस वजह से लिखा कि NH4+1 आयंस वीक बेस से भी आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग साल्ट से भी आ रहे हैं। वीक बेस से NH4+1 आ रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो नेग्लेजिबल है। अब जो हम कंसिडर करेंगे कंसंट्रेशन NH4+1 की, वो साल्ट वाले NH4+1 की कंसिडर करेंगे। अब देखो NH4+1 और NH4Cl साल्ट और इन आयंस की कंसंट्रेशन आपस में क्या होगी? इक्वल। देखो अगर इसके 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो 20 ये बनेंगे और 20 ये बनेंगे। इसका मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू भी है, यानी ये साल्ट और NH4+1 की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। तो हम इस NH4+1 की जगह साल्ट भी लिख सकते हैं ना, साल्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, ये तो वीक बेस है आपको पता है, तो इसकी जगह लिखेंगे ये बेस की कंसंट्रेशन है। ओके, बेस की कंसंट्रेशन। तो आप NH4+1 की जगह क्या लिख सकते हो? साल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी साल्ट लिखो और यहाँ पर वीक बेस जो है इसकी जगह बेस की कंसंट्रेशन इस तरह करके मेंशन करो, जनरलाइज फॉर्म में इसको मेंशन कर दो। ओके, तो ये भी क्या है? हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में इस इक्वेशन को आपको दे सकता है, और आपको अगर के भी वैल्यू दी हुई है तो आप इस वाले फार्मूला को यूज़ करें POH कैलकुलेट करते वक्त। देखो अगर आप लोग बेसिक बफर के लिए POH कैलकुलेट कर लेते हो तो आप क्या POH से pH कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? कि जो pH होती है, pH प्लस POH बराबर होता है किस चीज़ के? 14 के बराबर होता है। तो अगर आप लोगों ने POH फाइंड कर ली है तो pH फाइंड करनी आसान है, pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH। तो इन रिलेशनशिप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। देखो अगर आपको दिए हुए pKa प्लस pKb, ये मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ये रिलेशनशिप pKa प्लस pKb ये बराबर होता है pKw। ओके, तो इस तरह करके इन रिलेशनशिप्स का यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो अगर लेट्स सपोज करो आपको यहाँ पर pKw की वैल्यू दी जाए, तो pKw की वैल्यू भी दी जाए तो फिर भी आपके लिए सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप पता होने चाहिए। इन रिलेशनशिप्स का भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, तो इस तरह भी हो सकता है pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। इस तरह भी हो सकता है कि आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन को यूज़ कर लिया, डिराइव कर लिया। अब इस इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ बफर हैविंग pH is equal to 6, what will be pH if 0.1 ml 0.001 molar HCl is added to it? ऑप्शन है आपको दिए हुए, देखो 6.8, ऑप्शन बी आपको दिए हुए 6, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 5, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 4। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है, अगर आप उसमें 0.001 मोलर HCl ऐड करते हो तो उसकी नेक्स्ट pH क्या होगी? देखो बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जब स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसकी जो pH है वो कांस्टेंट रहती है, वो pH चेंज नहीं होती। तो आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, बी ऑप्शन ठीक होगा। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास के व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ concentration of
weak acid and its salt. If the pH of buffer solution is pH of buffer solution is 5, pKa value of dead weak acid is equal to 4.74. ऑप्शन है 2.82, ऑप्शन बी 1.82, ऑप्शन सी 1.42, ऑप्शन डी 1.32। अब देखो, अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको पी के ए वैल्यू भी दी जाए और आपको पीएच वैल्यू भी दी हुई है, बता रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ करें कि आपके पास जो आंसर है वो पीएच का कितना है 5 आए। देखो इसको बहुत इजी, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, लेकिन उसका क्या लेना है आपने, लॉग लेना है। ओके, अब देखो पीएच कितनी दी हुई है आपको, पीएच कह रहे हैं कि आपने बफर सॉल्यूशन बनाया हुआ है पीएच 5 का। ओके, और पी के वैल्यू कितनी है उसकी 4.74 है। ओके, अब देखो लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड कंसंट्रेशन, कह रहे हैं कि यहाँ पर इन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर आप यूज़ करो और उसका लॉग लो तो ये टोटल आंसर 5 के बराबर हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, देखो अगर हम लोग लॉग ऑफ 2 लिखें तो वो बराबर होता है 0.30। ओके, तो अब 4.74 में कितनी वैल्यू हमें प्लस करनी है, कितनी वैल्यू हमें प्लस करनी है, तो हमें जो वैल्यू प्लस करनी है डेट इज ऑलमोस्ट 0.28 समथिंग। अब इनमें से कौन सी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लें तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.28 आएगा। तो डेफिनेटली आपके पास ये जो 1.82 है ये 0.3 से थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम अगर इसका नेगेटिव लॉग लें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0.2 हो जाएगी, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे ये रेशो पूछी जाए और इस तरह की वैल्यू दी जाए तो आपको कुछ लॉग की वैल्यू याद भी होनी चाहिए, लॉग 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 4, 5, 6, लॉग 8 तक आप इस वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि आप इजीली इस रेशो को फाइंड आउट कर सको। अब देखो क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ या इसको लिख लेते हैं what will be the pH, what will be the pH, what will be the pH if concentration of acetic acid and sodium acetate is equimolar, ऑप्शन है यहां पर आपको पी के ए वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है 4.74। तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी आपने क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करनी है। तो क्या पीएच इसकी क्या होगी, इसकी पीएच होगी 7.4, इसकी पीएच होगी 6.4, इसकी पीएच होगी 4.0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, नन ऑफ दीज। क्यों, देखो
आपके पास फार्मूला है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी के ए। पी के ए क्या आपके पास, पी के आपके पास है 4.74 प्लस लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ क्या है, ऊपर भी 1 कंसंट्रेशन दी हुई है, नीचे भी कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपके पास log 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के, तो आपके पास जो pH होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, pH विल बी इक्वल टू 4.74। ओके, तो यहाँ पर जो pH है वो 4.74 होगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, pH ऑफ आइडियल बफर सॉल्यूशन इज, ऑप्शन है 6.0, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। जो आइडियल बफर सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अब वो कह रहे हैं कि बेस्ट बफर सॉल्यूशन कौन सा होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट बफर सॉल्यूशन। जो बेस्ट बफर सॉल्यूशन होता है, याद रखना बेस्ट बफर सॉल्यूशन वो होता है, ये तो आइडियल बफर सॉल्यूशन की बात की है मैंने, बेस्ट बफर सॉल्यूशन कौन सा होता है, बेस्ट बफर सॉल्यूशन, बेस्ट बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पीएच की वैल्यू पी के ए के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पी के ए वैल्यू पीएच के कब बराबर होगी, जब साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो, इक्विमोलर हो, सेम हो, उस वक्त आपके पास जो पीएच की वैल्यू है वो पी के ए के बराबर होगी, तो ये आपके पास क्या होगा, बेस्ट बफर सॉल्यूशन होगा। ये आपके सामने क्या होगा, बेस्ट बफर सॉल्यूशन होगा। अब देखो बफर सॉल्यूशन की अगर डाइल्यूशन की जाए तो बफर सॉल्यूशन के ऊपर की पीएच के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखना जो हमारे पास पीएच होती है, पीएच इक्वल होती है पी के ए प्लस लॉग ऑफ, देखो जब आप लोग डाइल्यूशन करते हो तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, कंसंट्रेशन की डिफिनीशन क्या होती है, कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट पर लीटर वॉल्यूम, इधर भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय लीटर वॉल्यूम, तो ये लीटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीएच वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कि आपके सामने जब किसी बफर सॉल्यूशन की डाइल्यूशन हो रही होती है तो बफर सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि पीएच वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जब आप लोग डाइल्यूशन करते हो तो जितनी साल्ट की पीएच कम होती है उतनी एसिड की पीएच भी कम होती है, और ये रेशो जो है ये कांस्टेंट रहती है, ये जो आपके पास रेशो है ये कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि जितनी वैल्यू या जितनी पीएच सॉल्ट की कम हो रही होती है उतनी एसिड की पीएच भी कम हो रही होती है, इस वजह से ये जो रेशो ये कांस्टेंट रहती है। इस वजह से जो आपके पास डाइल्यूशन है उसका बफर की पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डाइल्यूशन जो होती है, डाइल्यूशन जो होती है ये बफर कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बफर कैपेसिटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट इज मीन बाय बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, बफर कैपेसिटी, देखो बफर कैपेसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, number of moles of hydrogen ions and hydroxyl ions which are added to buffer solution to change pH by unity
बफर कैपेसिटी क्या होती है कि जब बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है आप उसको 1 यूनिट चेंज करना चाहते हो, तो 1 यूनिट बफर सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करने के लिए जितना एसिड ऐड करोगे या जितना बेस ऐड करोगे उसे हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। देखो कैसे, लेट्स सपोज करो यहाँ पे आपके सामने इसमें बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी है 5। कितनी है 5। अब देखो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो एसिड ऐड कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हो एसिड ऐड कर रहे हो। तो एसिड ऐड करोगे तो इसकी जो पीएच है लेट्स सपोज करो 5 से कम होगी, कितनी हो चुकी है 4 हो चुकी है। अब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आपने ऐड किए हैं, यही बफर कैपेसिटी है। या आप लोग बेस भी ऐड कर सकते हो कि आप लोगों ने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं। लेट्स सपोज करो यहाँ पर आपने 0.4 मोल्स ऐड किए हैं 5 से 4 पे जाने के लिए, यूनिट पीएच को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये इस बफर की बफर कैपेसिटी है। या आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेस के मोल्स भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज करो कि आप लोगों ने 0.2 मोल्स ऐड किए बफर सोल्यूशन में, उसकी पीएच 5 से कितनी हो चुकी है, उसकी पीएच जो है 5 से कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है। तो यूनिटी यानी 1 यूनिट पीएच में चेंज लाने के लिए ये केस 1 है और ये केस 2 है। जितने नंबर ऑफ मोल्स भी आप ऐड करते हो यूनिट पीएच में चेंज लाने के लिए, यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं, उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बफर की कैलकुलेशन के बारे में, हेंडरसन हेजन बार्च इक्वेशन के बारे में था और बफर कैपेसिटी को और डिफरेंट एमसीक्यूज को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम साल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर बात करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।